आफ्टरनून टू वन एंड ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कन्वे किया था, आज हम माइक्रो का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि आ जाता है प्रोडक्शन। अब मैंने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में भी आपको एक चीज कन्वे की थी, प्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ना डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां पे आपके बहुत सारी सिमिलर टर्म्स है, आईएसओ क्वांट, आईएसओ कॉस्ट, आईएसओ क्लाइन, आईएसओ रेवेन्यू, आईएसओ प्रॉफिट, प्रोडक्ट लाइन, रिज लाइन, स्केल लाइन, कितनी सिमिलर टर्म्स है। तो बच्चा ना यहीं पे कंफ्यूज होता है कि इन सिमिलर टर्म्स को याद कैसे रखना है। तो प्रोडक्शन का चैप्टर मैं आपको दो डिफरेंट पार्ट्स में करवाऊंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, और साथ साथ मैं कन्वे करूंगा कि यहां से क्वेश्चन का पैटर्न या फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्रोडक्शन इसका मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। बहुत बार आप जब छोटे होते थे हम लिखते थे F इज इक्वल्स टू, इस तरीके से इनमें डिफरेंट चीजें लिखते थे कि जो प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन है, प्रोडक्शन बना क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्या बताएगा, वो सारे टेक्निकली एफिशिएंट मेथड जिनके थ्रू आप चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो, जिनके थ्रू आप चीजों को बना सकते हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा आपको, टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, वो सारे के सारे मेथड्स जो टेक्निकली सबसे बेस्ट है, जो टेक्निकली सबसे प्रोडक्टिव है। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्बली बोलना तो बहुत आसान है कि जितनी भी टेक्निकली सबसे प्रोडक्टिव और एफिशिएंट मेथड है उसके थ्रू ही आपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है या प्रोडक्शन करनी है। इसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बट वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहला हमारे पास टेक्निकली एफिशिएंट मेथड क्या आ जाता है, लेबर आ जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा आपके पास आ जाएगा कैपिटल, जहां पे मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाता है रिटर्न्स टू स्केल। क्या आ जाएगा, रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास, कि जब भी आप अपने लेबर को, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, जिन भी इनपुट्स को यूज कर रहे हो उससे आउटपुट कितना आ रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है मुझे। समझ रहे हो, मैंने 10 यूनिट ऑफ इनपुट को यूज हुआ तो आउटपुट कितना मिला मुझे। तो बेसिकली जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है वो रिटर्न्स टू स्केल आपको बताएगा। ठीक है, ये डिटेल में करवाऊंगा मैं आगे आपको। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये देख लो सारे इस तरीके से लिखेंगे, इसे कहते हैं एफिशिएंसी पैरामीटर। क्या कहेंगे, एफिशिएंसी पैरामीटर। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या बता रहा था, टेक्निकली एफिशिएंट और टेक्निकली प्रोडक्टिव मेथड जिनके थ्रू आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाएगा। और उस फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, लेबर, कैपिटल, रिटर्न्स टू स्केल और एफिशिएंसी पैरामीटर। एफिशिएंसी पैरामीटर आपको बेसिकली बताता है मैनेजरियल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके मैनेजर्स है वो कितने प्रोडक्टिव है, वो कितने एफिशिएंट है। समझ रहे हो, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब है ये साइड, इसको एफिशिएंसी पैरामीटर बोलते हैं। और किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है यहां पर, मैनेजरियल एफिशिएंसी की बात हो रही है। समझ रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एफिशिएंसी है उनकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, रिटर्न्स टू स्केल और एफिशिएंसी पैरामीटर हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड चीज आ जाती है, प्रोडक्शन के लिए टूल कौन सा यूज होगा हमारे पास। ये जो प्रोडक्शन है इसके लिए टूल कौन सा यूज होगा, जैसे कंजम्पशन के लिए आप इंडिफरेंस कर्व को यूज करते हो, वैसे यहां पर यूज क्या होगा, आईएसओ क्वांट। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज याद रखना, रट्टा मार के नहीं जाना है। आईएसओ का मतलब क्या होता है, आईएसओ का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, आईएसओ का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, आईएसओ का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि इक्वल है मेरे पास। तो ध्यान से सुनना, आईएसओ का मतलब आ गया इक्वल, और क्वांटिटी का मतलब आपको पता है आउटपुट होता है। क्वांटिटी का मतलब आ जाएगा आउटपुट।
तो वो सारे टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इक्वल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ये टर्म याद रखना बच्चों। बस ये एक टर्म है, आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आइसो क्वांट हमेशा कब यूज किया जाएगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो पहले से ही गिवन है। मेरे को गिवन है कि आपने 10 बॉटल प्रोड्यूस करनी है, 20 मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करना है, समझ लो। जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना वो पहले गिवन होगा, या इक्वल आउटपुट प्रोड्यूस करना है, समझ लो। तो हमारे पास आइसो क्वांट क्या है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब है आउटपुट या क्वांटिटी, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आइसो क्वांट क्या बताता है, वो सारे टेक्निकली एफिशिएंट मेथड जो कि एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इक्वल आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। तो ये हमारे पास यहां पे आ जाता है आइसो क्वांट। अब बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आइसो क्वांट होता है इसकी हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती है। जो हमारे पास आइसो क्वांट है, आइसो क्वांट का क्या होगा, डिफरेंट शेप्स हमारे पास होती है। अब सबसे पहला आता है आपके पास लीनियर आइसो क्वांट। क्या आ जाएगा सबसे पहला आपके पास, लीनियर आइसो क्वांट। अब देखो बच्चों हमारे पास है लीनियर, एक सेकेंड। अब बच्चों हमारे पास है जो लीनियर आइसो क्वांट है, ये क्या होता है, लीनियर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां पे भी लेबर और कैपिटल के बीच में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी आप लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह यूज करी जा रहे हो और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आपको लगा कि यार अब कैपिटल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, लेबर यूज कर लिया। जब लगा लेबर अनप्रोडक्टिव है, कैपिटल यूज कर लिया। तो जहां पे भी लेबर और कैपिटल को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहेंगे लीनियर आइसोक्वांट। और लीनियर आइसोक्वांट बनेगा कैसे, ये जैसे आपका डिमांड कर्व बनता है वही शेप आती है लीनियर आइसोक्वांट की। तो यहां पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है हमारे पास, ठीक है। लिख लो इसको, सबसे पहला आ जाएगा लीनियर आइसोक्वांट। सेकंड हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स आइसोक्वांट, जिसको हम सारे यूज भी करते हैं। क्या आ जाएगा, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स का मतलब आप सबको पता है, आप लोग आइसोक्वांट को ड्रॉ करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। अब ये कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, मैंने इंडिफरेंस कर्व में भी बताया था। आपके पास जो लेबर और कैपिटल है इनको आप सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो, बट एक पॉइंट आता है जिसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन है ना डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। अब आपको उतने बेटर रिटर्न, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करके जितनी पहले मिल रही थी। तो अब हम कहेंगे कि यार एक पॉइंट तक लेबर और कैपिटल को अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रही है, बहुत एफिशिएंट है, सब कुछ सही है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते ही रहोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, डिमिनिश होना शुरू हो जाती है हमारे पास। तो इसीलिए बोलते हैं कि आइसोक्वांट जो होता है, ये आइसोक्वांट जो है इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल वर्ड यूज करना है बच्चों। टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज आएगा क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो एमआरटीएस लेबर कॉमा कैपिटल का क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब है डिमिनिश हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये आपका यहां पे बच्चों पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। तो आइसोक्वांट की स्लोप क्या हो जाएगी, आइसोक्वांट की स्लोप होगी नेगेटिव एमआरटीएस, या आइसोक्वांट की स्लोप क्या होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप
कंटिन्यूसली सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लेबर और कैपिटल को, तो जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का वो डिमिनिश या डिक्लाइन होता है। अब देखो बच्चों, इसी को मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट को माइनस का साइन तो लगाओगे क्योंकि डिमिनिश हो रही है, आपको पता है, आपको दिख रहा है यहां पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर। ये मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिखोगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम बच्चे ना यहीं तक पढ़ के जाएंगे माइनस MRTS, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टार लगा के लिख लो कि इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर हमारे पास। ठीक है, तो ये कन्वेक्स आइसोकॉन्ट आ जाएगा जहां पे कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तीसरी हमारे पास जो शेप आ जाती है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट। क्या कहेंगे, इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट। अब यार ये जो आइसोकॉन्ट है लियोनटिफ ने दिया था। किसने दिया था, लियोनटिफ। लियोनटिफ ना इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहां पे 5 ईयर प्लान्स में आप देखोगे कि जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था वहां पे लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मेथड यूज किया गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चले जाओगे, हेक्सचर-रोलिन थ्योरी को इसने क्रिटिसाइज किया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लगा के। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आ जाओगे तो हॉकिंस साइमन कंडीशन में इनपुट आउटपुट मॉडल यूज होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहां पे इसने आइसोकॉन्ट की शेप भी दी है, इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट का मतलब पता है क्या है, एक ही आपके पास मेथड है प्रोडक्शन का, ओनली वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक ही मेथड है आपको प्रोडक्शन का, उसी से प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेबर और कैपिटल की। यानी कि जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है तो आपके पास एल शेप का आइसोकॉन्ट बनेगा। एल शेप बताता है कि कैपिटल और लेबर में सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, तो हमारे पास एक ही मेथड है प्रोडक्शन का, उसी से पूरी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आइसोकॉन्ट लियोनटिफ ने दिया था, मतलब है एक ही मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, नो सब्स्टिट्यूशन, इसी करके शेप बनती है एल शेप हमारे पास। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखना, स्टार लगा लेना इस पे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आ जाता है किंग्ड आइसोकॉन्ट। क्या आ जाएगा, टर्म क्या आ जाएगी, किंग्ड आइसोकॉन्ट। किंक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो टूटी हुई होती है उसे किंक कहा जाता है बेसिकली। आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओलिगोपॉली चैप्टर में किंग्ड डिमांड कर्व पढ़ते हो। ठीक है, जो किंग डिमांड कर्व की थ्योरी है पॉल स्वीजी ने दी है, बट ये जो किंग्ड डिमांड कर्व है ना, इसकी सबसे पहले बात चेम्बरलिन ने की थी। थ्योरी तो पॉल स्वीजी ने दी थी, बट किंग्ड वर्ड है, किंग्ड डिमांड कर्व है, इसकी सबसे पहले बात किसने की थी, चेम्बरलिन ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको लिख लो, किंग्ड डिमांड कर्व का ओरिजिन आएगा चेम्बरलिन। थ्योरी जो दी है वो आप सबको पता है पॉल स्वीजी ने दी है। अब देखो किंग्ड का मतलब क्या होता है, फ्यू मेथड्स। किंग्ड का मतलब क्या है, आपके पास कुछ मेथड्स है। जैसे एग्जाम में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है जो करेक्ट है, यही होता है। तो वैसे ही जब आप प्रोडक्शन करना शुरू करते हो तो लेबर और कैपिटल के आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे 3:5, 5:10, 10:30, 30:40, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से आपको चूज करना होता है कि आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो जहां पे भी फ्यू मेथड्स आर अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, और उन फ्यू मेथड में से उसको डिसाइड करना होता है कि किसके थ्रू वो प्रोडक्शन करेगा, उसे बेसिकली किंग्ड आइसोकॉन्ट कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट। ये मैं आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में करवाऊंगा आगे, लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट, बट अभी जस्ट आप नाम याद रख लो, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में किंग्ड लिखा होगा।
समझ रहे हो? तो लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्ट भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो ये 4 तरह के आइसोकॉन्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। ये चीज याद रखना बच्चों, शेप्स ऑफ आइसोकॉन्ट पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा। अब देखो बच्चों, आइसोकॉन्ट तो पढ़ लिया, अब एक बार पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों, जो इक्विलिब्रियम है उसकी 2 कंडीशंस आती हैं हमारे पास। पहली क्या आ जाएगी, जो आपका आइसोकॉन्ट है वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट किसके होना चाहिए? अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, इंडिफरेंस कर्व किसके टेंजेंट था, बजट लाइन के। वैसे यहां आइसोकॉन्ट टेंजेंट किसके हो जाएगा, आइसो कॉस्ट लाइन की। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो जाती है कि जो आइसोकॉन्ट है वो कन्वेक्स होना चाहिए, यानी कि उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर आप MRTS ऑफ लेबर कॉमा कैपिटल में लिख सकते हो। तो एक ही चीज को मैं अलग अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। तो याद रखना, हम जो बोलते हैं ना, क्वेश्चन तो घुमाकर आ गया, समझ ही नहीं आया, वो बेसिकली यही चीज होती है। जब आप डायरेक्टली पढ़ के जाओगे तो आपको आंसर नहीं निकलेंगे, बट जब सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो आंसर्स निकलते हैं। पहले ये लिख लो कि आइसोकॉन्ट टेंजेंट होना चाहिए आइसो कॉस्ट लाइन के हमारे पास, ठीक है। ये 2 कंडीशन है। अब मैं आपको बताऊंगा ये आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है। अब देखो बच्चों, हमारे पास आइसो कॉस्ट का मतलब क्या होता है। आइसो कॉस्ट एक ना प्रोड्यूसर का, सप्लायर का बजट आउटले होता है कि बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे पास कितना पैसा है जिसके थ्रू मैं लेबर को परचेज करूंगा और कैपिटल को परचेज करूंगा। लेबर को परचेज करने का मतलब है मेरे पास कितना पैसा है, कितनी मैं दिहाड़ी दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं लेबरर को, और कितना मैं मशीन के लिए रेंट पे कर रहा हूं। इसे बजट आउटले ऑफ प्रोड्यूसर कहा जाता है, जिसके थ्रू वो लेबर को और कैपिटल को परचेज करता है। तो इसे हम कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वेजेस प्लस सी रेंट, या फिर सी लेबर प्लस सी कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। मेरे हिसाब से ये याद रखना, वेजेस और रेंट, ठीक है। तो अपने पैसे से मैं कितना वेज और रेंट परचेज कर सकता हूं, वो आइसो कॉस्ट लाइन मुझे कन्वे करेगी, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट आती है, जहां पे हम बात करते हैं रिज लाइन। अब देखो यार, रिज लाइन आपको क्या कन्वे करेगी। रिज लाइन बेसिकली आइसो कॉन्ट्स के ऊपर वो पॉइंट्स होंगे। अब देखो मेरे पास ये आइसो कॉन्ट्स है, ये सारे क्या है मेरे पास, आइसोकॉन्ट्स है। अब आइसोकॉन्ट्स के ऊपर वो सारे के सारे पॉइंट्स जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की भी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की भी 0 है, उन पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हो तो रिज लाइन बनती है। तो रिज लाइन क्या बताती है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऐसे कौन से पॉइंट है, ऐसा कौन सा समय था जहां पे लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी 0 थी, 0 थी हमारे पास। उन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हो तो उससे क्या बनती है, रिज लाइन बनती है, इस तरीके से। अभी राइट, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट मैंने बना दिया, ठीक है। रुको, अच्छी ड्राइंग में बनाते हैं। हमारे पास देखो ये होगी रिज लाइंस। अब देखो ये आइसोकॉन्ट के ऊपर पॉइंट है, ये आइसोकॉन्ट के ऊपर सारे कौन से पॉइंट्स है, जहां पर आपका लेबर की और कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। और जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये रिज लाइन बनी। तो रिज लाइन क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स ऑन आइसोकॉन्ट जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज 0 हमारे पास। अब एक चीज याद रखना, आप लोगों को शायद पता नहीं होगी ये चीज, ये मेरे पास आइसोकॉन्ट है। आइसोकॉन्ट का जो अपर पोर्शन होता है ना, वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है,
लोअर पोर्शन लेबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है यहां पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की 0 है। ये निचली वाली लाइन है, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की 0 है। ठीक है, अब ये टेक्निकल चीजें देखो बुक में भी गिवन नहीं होंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अपर पार्ट है जो आइसोकॉन्ट को कैपिटल इंटेंसिव को बताता है, जो लोअर पार्ट है वो लेबर इंटेंसिव को बताता है। तो इस तरीके से आपकी रिज लाइंस बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये रिज लाइंस है। अब ध्यान से सुनना, रिज लाइंस ने एक तो मेरे को ये चीज बता दी कि भाई कब आपके जो फैक्टर्स है 0 हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 हो रही है। दूसरा ये भी कन्वे करता है कि रेंज ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, रेंज ऑफ प्रोडक्शन की एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कहां पे करेगा, रिज लाइन के ऊपर तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता क्योंकि वहां फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी 0 है। रिज लाइन के बाहर यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, रिज लाइन के बाहर मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, यहां में प्रोडक्शन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो फैक्टर्स है वो मेरे पास यहां पे अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे या फैक्टर्स को मैं सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो एफिशिएंट रेंज है प्रोडक्शन की, एक प्रोड्यूसर ने अगर प्रोड्यूस करना है तो वो कहां पे प्रोड्यूस करेगा, इनसाइड द रिज लाइंस, यहां पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि जो एफिशिएंट रेंज है प्रोडक्शन की वो कौन बता रहा है आपको, रिज लाइन आपको वो चीज बता रहा है। और एक प्रोड्यूसर कहां प्रोड्यूस करेगा, इनसाइड द रिज लाइन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारे पास रिज लाइंस का। ठीक है, अब बच्चों आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो अभी मैं प्रोडक्शन में इतना ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्दर प्रोडक्शन को कंटिन्यू करूंगा और जल्दी ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे जैसे मैं टीच कर रहा हूं आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बट वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, बीच की चीजें मिस आउट मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टा मार के एग्जाम क्लियर नहीं होगा हमारा। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम का चैनल जरूर अपना सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लेना ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस भेजता हूं वहां पे आपको मिल सके, आप प्रैक्टिस कर सको। याद रखना बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन की गेम है सारी की सारी। बेस्ट ऑफ लक।